प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे साइंस का अध्याय बल और गति के नियम। हम इस अध्याय का तीसरा तथा चौथा भाग देखेंगे आज। साथ ही 11वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का अध्याय गति के नियम। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बल तथा गति के नियम का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गति का दूसरा नियम क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि गति का तीसरा नियम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है, जिसके अनुसार हमें यह पता चला था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में ही बनी रहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा ध्यान दिया है कि जब आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हो तो एकदम से रुकना आपके लिए मुश्किल हो जाता है? और इसके अलावा क्या आपने ये देखा है कि जब ट्रेन को रुकना होता है किसी भी स्टेशन पे, तो वो पहले से ही अपनी ब्रेक्स को मारना शुरू कर देती है, ताकि धीरे धीरे आकर वह अपने स्टेशन पर रुक सके। तो दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा ध्यान दिया है कि ये सब चीजें किसके द्वारा मुमकिन होती हैं? दोस्तों, ये सब चीजें न्यूटन के गति के दूसरे नियम के द्वारा ही मुमकिन होती हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में जान लेते हैं, जिसके बिना गति का दूसरा नियम मुमकिन नहीं है। वो है संवेग। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये संवेग क्या होता है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि संवेग क्या होता है। दोस्तों, संवेग एक मात्रा है जो कि वस्तुओं में गति की मात्रा को मापती है। संवेग को इंग्लिश के लेटर P से दर्शाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप चल रहे हैं या कार आपने देखी होगी सड़क पे चलती हो, तो उसके अंदर कितनी गति है ये हमें बताता है संवेग। तो दोस्तों, वो वस्तुएं जिनके पास कम द्रव्यमान या भार होता है, उन वस्तुओं का कम संवेग होता है, जबकि जिन वस्तुओं के पास ज्यादा द्रव्यमान या भार होता है, उन वस्तुओं के पास ज्यादा संवेग होता है। दोस्तों, आपने क्रिकेट खेल तो खेला ही होगा और आपने टेबल टेनिस भी देखा ही होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। अगर आप ये क्रिकेट या टेबल टेनिस खेल रहे हो और आपके सामने वाले इंसान को लग जाए, तो किस बॉल से सामने वाले इंसान को ज्यादा लगेगी, क्रिकेट बॉल से या टेनिस बॉल से? सोचिए दोस्तों। दोस्तों, अगर आपका उत्तर है कि क्रिकेट बॉल से आपके सामने वाले को ज्यादा लगेगी, तो आप बिल्कुल ही सही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेनिस बॉल का द्रव्यमान कम होता है, जिसकी वजह से उसका संवेग भी कम होता है, जबकि क्रिकेट बॉल का द्रव्यमान ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका संवेग भी
ज्यादा होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछती हूँ। आपने बुलेट के बारे में मतलब गोली के बारे में तो सुना ही होगा। तो गोली तो बहुत छोटी होती है, तो इसका मतलब ये है कि क्या उसका संवेग बहुत ही ज्यादा कम है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भले ही गोली का द्रव्यमान कम होता है, लेकिन इसका वेग ज्यादा होता है, जिसका मतलब ये है कि इसका वेग क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल के मुकाबले में ज्यादा होता है, जिसका मतलब ये है कि इसका संवेग भी ज्यादा होता है, भले ही इसका वजन कम हो। तो इसके अनुसार हमें यह पता चलता है कि संवेग बराबर है द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर। तो दोस्तों, न्यूटन के अनुसार गति का दूसरा नियम यह कहता है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इसे कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने क्रिकेट तो खेला ही होगा। तो दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है कि जब बॉल धीमे से आपके बैट पर लगती है तो आपको बहुत ही कम बल लगाना पड़ता है उस बॉल को मारने के लिए, जबकि अगर बॉल का वेग ज्यादा हो, मतलब वो ज्यादा गति से बैट को हिट करे, तो आपको बहुत ही ज्यादा बल लगाना पड़ता है उस बॉल को मारने के लिए। जिसका मतलब है कि अगर बॉल का वेग ज्यादा है तो उसका संवेग भी ज्यादा है, जिसके अनुसार हमें यह पता चलता है कि बल बराबर है संवेग में परिवर्तन और F बराबर mv घटा mu भाग t। चलिए दोस्तों, अब गति के तीसरे नियम के बारे में जानते हैं। न्यूटन के अनुसार गति का तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए हमेशा ही एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि गति का दूसरा नियम क्या है, जिसके बाद हमने देखा कि गति का तीसरा नियम क्या है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गति का तीसरा नियम क्या कहता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि संवेग का संरक्षण क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज की पढ़ाई इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बल तथा गति के नियम का आखिरी और चौथा भाग पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि गति का तीसरा नियम क्या कहता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि संवेग का संरक्षण कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, गति का दूसरा नियम क्या कहता है, जिसके अनुसार हमें यह पता चला था कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा ध्यान दिया है कि जब आप किसी नाव पर बैठे हो और उससे उतरने की कोशिश करें तो वे नाव एकदम से पीछे की ओर, मतलब पीछे की दिशा में जाने की कोशिश करती हैं। और दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जब आप गेंद के साथ खेल रहे हो तो वह गेंद एकदम जमीन पर जाकर ही आपके पास वापस आ जाती है। और दोस्तों,
आपने कभी ऐसा देखा है कि जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो आपके ऊपर कुछ बल लगता है, और जब पंछी भी हवा में उड़ रहे होते हैं तो उनके ऊपर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये सब चीजें किसके द्वारा मुमकिन होती हैं? दोस्तों, ये सब चीजें न्यूटन के गति के तीसरे नियम के द्वारा ही मुमकिन होती हैं। तो दोस्तों, गति का पहला नियम तो हम पढ़ चुके हैं, जिसके अनुसार हमें पता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई भी भारी बल कार्यरत ना हो। और गति का दूसरे नियम के अनुसार हमें पता है कि संवेग बराबर है द्रव्यमान गुना वेग के। गति के पहले नियम और दूसरे नियम के द्वारा हम बल का सूत्र अच्छे से और आसानी से निकाल सकते हैं, परंतु गति के तीसरे लॉ में हमें ये बताया जाता है कि प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए दोस्तों, अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने दो गेंदें रखी हुई हैं, जिसमें पहली गेंद का नाम है A और दूसरी गेंद का नाम है B। तो दोस्तों, अगर गेंद A गेंद B पर बल का प्रयोग करेगी तो उसी प्रकार से गेंद B भी गेंद A पर बल का प्रयोग करेगी, जिसका मतलब ये है कि अगर गेंद A बल लगाती है गेंद B पर तो गेंद B भी बल लगाती है A पर, लेकिन विपरीत दिशा में। इसके अनुसार हमें ये पता चलता है कि FA बराबर है FB, लेकिन विपरीत दिशा में। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा ध्यान दिया है कि जब आप चल रहे होते हैं तो आपके पैर भी कुछ ऐसा ही बल जमीन की तरफ लगाते हैं, और उसी प्रकार जब आप जमीन पर बल लगाते हैं तो जमीन या सड़क भी आप पर एक बल लगाती है। तो दोस्तों, जब आप चलते हैं तो आप पीछे की तरफ एक बल लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं यद्यपि क्रिया बल। उसी प्रकार से सड़क भी आप पर एक बल लगाती है, जिसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल। तो इसका मतलब ये है कि यद्यपि क्रिया बराबर है प्रतिक्रिया बल के, लेकिन विपरीत दिशा में। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये लड़की एक कुर्सी पर बैठी हुई है। तो आपने अपने घर में भी देखा होगा या आपने अपनी कक्षा में भी देखा होगा कि जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आप नीचे की ओर मतलब जमीन की ओर एक बल लगाते हैं। उसी प्रकार से जमीन भी आपकी ओर एक बल लगाती है। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। यद्यपि क्रिया बड़ी हो प्रतिक्रिया बल से तो क्या होगा? क्या आप कुर्सी पर बैठे रहोगे या कुर्सी से गिर जाओगे? सोचिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर यद्यपि क्रिया बड़ी होगी प्रतिक्रिया बल से तो आप कुर्सी से गिर जाएंगे। मतलब गति के तीसरे नियम के अनुसार यद्यपि क्रिया हमेशा बराबर होता है प्रतिक्रिया बल के, लेकिन विपरीत दिशा में। चलिए दोस्तों, अब याद करिए, मैंने सबसे पहले आपको एक उदाहरण दिया था नाव का, जिसमें आपने देखा था कि जब आप उतरते हैं तो आप आगे की ओर एक बल लगाते हैं, जिसे यद्यपि क्रिया बल कहते हैं। उसी प्रकार नाव भी पीछे की ओर एक बल लगाती है, जिसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। और जैसे कि आप खेल रहे हो तो गेंद एक बल लगाती है नीचे की ओर, जिसे हम यद्यपि क्रिया बल कहते हैं। उसी प्रकार जमीन भी बॉल पर एक बल लगाती है, जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। उसी प्रकार से जब पंछी आसमान में उड़ रहे होते हैं तो वे भी आगे की ओर एक बल लगाते हैं। उसी प्रकार आसमान भी पंछियों पर
पीछे की ओर एक बल लगाता है, लेकिन वह विपरीत दिशा में होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं संवेग के संरक्षण के बारे में। संवेग के संरक्षण के अनुसार हमें यह पता चलता है कि संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, जिसका मतलब ये है कि संवेग में कभी भी कोई भी बदलाव नहीं आता है। दोस्तों, मान लीजिए ये एक टेबल है जिसपे 2 गेंद रखी हुई है। दोस्तों, हम पीली वाली गेंद को गेंद ए कहते हैं और लाल वाली गेंद को गेंद बी का नाम दे देते हैं। तो दोस्तों, गेंद ए का द्रव्यमान है ma और गेंद बी का द्रव्यमान है mb, जिसके अनुसार गेंद ए का वेग है ua और गेंद बी का वेग है ub और गेंद ए का अंतिम वेग है va और गेंद बी का अंतिम वेग है vb। चलिए दोस्तों, अब हम संवेग का संरक्षण देखते हैं गेंद ए में और गेंद बी में। गेंद ए में संवेग में परिवर्तन बराबर है MAVA घटा MBUB, जिसका मतलब है MAVA घटा UA। गति के दूसरे नियम के अनुसार हम जानते हैं कि FA बराबर है MAVA माइनस UA भाग T। उसी प्रकार से गेंद बी में भी संवेग में परिवर्तन बराबर है MBVB घटा MBUB, जिसके अनुसार हमें पता है कि MBVB घटा UB गति का दूसरा नियम कहता है कि FB बराबर है MBVB माइनस UB भाग T। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार Fa बराबर है Fb के, लेकिन विपरीत दिशा में, जहाँ पर Fa गेंद A के द्वारा लगाया गया बल है गेंद B पर और Fb गेंद B के द्वारा लगाया गया बल है गेंद A पर। तो दोस्तों, इसी के अनुसार MAVA माइनस UA भाग T बराबर है MBVB माइनस UB भाग T, लेकिन विपरीत दिशा में। तो इसी के अनुसार हमें यह पता चलता है कि MAVA भाग MBUB बराबर है MAUA भाग MBUB, जिसका मतलब है संवेग का योग टकराने से पहले बराबर होगा संवेग का योग टकराने के बाद, जो कि संवेग के संरक्षण को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि गति का तीसरा नियम क्या है, जिसके बाद हमने देखा कि संवेग का संरक्षण क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको बल तथा गति के नियम का ये अध्याय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। दोस्तों, तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ की शुरुआत करेंगे और इस पाठ का नाम है गति के नियम भाग 1। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल का परिचय और फिर अरस्तु का पतन, और उसके बाद हम जानेंगे जड़त्व के नियम के बारे में। तो आइए दोस्तों, अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं,
बल क्या है? दोस्तों, बल को समझने से पहले हमें गति को समझना होगा। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे गति के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये स्केटबोर्ड। दोस्तों, हम जब रास्ते में किसी को स्केटिंग करते हुए देखते हैं तो दोस्तों वो भी एक तरह का गति का उदाहरण होता है। या फिर हम जब मेट्रो स्टेशन में मेट्रो को आते हुए देख रहे हैं, या फिर चाहे हम क्रिकेट ही क्यों ना खेल रहे हैं, दोस्तों वहां भी हम बैट और बॉल की गति को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे गति के उदाहरण देखते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी बहुत सारी गतियां होती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह उपग्रह ऐसे हैं जो हमेशा गति करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि हमारी धरती भी सूरज के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति कर रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अब बल क्या है। दोस्तों, यहाँ एक फुटबॉल है जो कि विरामावस्था में है। ये फुटबॉल विरामावस्था में ही रहेगा जब तक कि इसे कोई किक नहीं करता। दोस्तों, यहाँ फुटबॉल को किक किया जा रहा है, यानी कि इस पे एक बल लग रहा है, जिस वजह से ये फुटबॉल उसी दिशा में गति कर रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या किसी वस्तु को एक समान गति में रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है? दोस्तों, जरा सोचिए। आइए इसका उत्तर जानते हैं अपने अगले विषय के साथ, अरस्तु का पतन। दोस्तों, 384 ईसा पूर्व के महान वैज्ञानिक अरस्तु ने अपने आसपास की चीजों को देखा और उनका अध्ययन किया। जैसे कि यदि कोई लड़का किसी फुटबॉल को हिट करता है तो वो फुटबॉल उसी दिशा में गति प्रारंभ कर देता है। पर दोस्तों, कुछ दूरी चलने के बाद वो विरामावस्था में आ जाता है। इसी तरह की कुछ घटनाओं का अध्ययन करने के बाद अरस्तु ने एक निष्कर्ष निकाला, जो कि है किसी वस्तु को एक समान गति में रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। पर दोस्तों, किसी तरह से उनकी ये परिकल्पना गलत निकली। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों। दोस्तों, बॉल रुकती तो जरूर है, पर इस वजह से नहीं कि उस पर बल लगना बंद हो जाता है, बल्कि बॉल इस वजह से रुकती है क्योंकि उस पे विपरीत दिशा में एक और बल काम करता है। जी हाँ दोस्तों, घर्षण, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहते हैं। दोस्तों, गति करती हुई किसी भी वस्तु पे घर्षण जैसे कुछ बल विपरीत दिशा में काम करते हैं, जिसकी वजह से बॉल कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, जड़त्व का नियम। दोस्तों, जड़त्व को समझने के लिए हमें गैलीलियो द्वारा किए गए कुछ प्रयोग को देखना होगा। दोस्तों, इनका एक प्रयोग है आनत तल का प्रयोग। इसमें इन्होंने एक आनत तल लिया जिसपे एक पिंड रखा। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है ये पिंड नीचे की ओर गति करेगा। गैलीलियो ने इसकी गति का अध्ययन किया और पाया कि इसमें त्वरण होता है। इस प्रयोग के दूसरे चरण में गैलीलियो ने इसका उल्टा किया, यानी कि बॉल को नीचे से ऊपर की ओर भेजा और फिर इसकी गति का अध्ययन किया और पाया कि इसमें मंदन होता है। यानी कि दोस्तों, दोनों ही परिस्थितियों में पिंड पे एक बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, दोनों परिस्थितियों में बाईं तरफ वाले चित्र में
प्लस जी का त्वरण नीचे की ओर है, जबकि दाहिने तरफ वाले चित्र में माइनस जी का त्वरण ऊपर की ओर है। तो दोस्तों, इस तरह से गैलीलियो ने कुछ और भी प्रयोग किए, जैसे कि उन्होंने दो आनत तल लिया और दोनों को आमने सामने रखा। अब पहले वाले तल से एक बॉल को छोड़ा और दोस्तों उन्होंने देखा कि बॉल दूसरे वाले आनत तल पे समान ऊंचाई पर पहुंची। इसके दूसरे चरण में गैलीलियो ने दूसरे वाले आनत तल को थोड़ा सा और झुकाया। फिर देखा कि बॉल दूसरे वाले आनत तल पे फिर से जाके समान ऊंचाई पे रुकी। फिर तीसरे चरण में गैलीलियो ने दूसरे वाले आनत तल को समतल कर दिया। इस स्थिति में बॉल को निरंतर गति करते रहना चाहिए और वाकई में दोस्तों, अगर घर्षण जैसे बल न हो तो बॉल हमेशा गति करते रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों, हर एक पदार्थ में ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने गति की अवस्था को बनाए रखे, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। यानी कि दोस्तों, हम जड़त्व को सामान्य भाषा में परिवर्तन का विरोध करना कह सकते हैं। आइए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। जड़त्व को समझने के लिए हमें न्यूटन के प्रथम नियम को देखना होगा, जो कि है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। कुछ समझ आया? आइए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ एक किताब है जो कि विरामावस्था में है। दोस्तों, ये किताब विरामावस्था में ही रहेगा। और दूसरे केस में अगर यहाँ कोई बॉल गति की अवस्था में है तो ये एक समान गति जारी रखेगा जब तक कि इसमें कोई बाह्य बल F नहीं लगता। तो इस तरह से दोस्तों, हर एक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। दोस्तों, यानी कि प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। वाकई में दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, अगर सारे वस्तुओं में जड़त्व का गुण होता है तो इन सारे वस्तुओं का जड़त्व समान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आइए दोस्तों, जड़त्व के परिभाषा के अनुसार किसी वस्तु के गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। अब मान लीजिए यहाँ दो वस्तु है। दोस्तों, इन दोनों में से किसको विरामावस्था से विचलित करना मुश्किल होगा? जाहिर सी बात है, कार को। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार का द्रव्यमान इस ब्लॉक के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है। यानी कि दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान और जड़त्व में कोई संबंध है। जी हाँ दोस्तों, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उस पदार्थ का जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। अब दोस्तों, हम द्रव्यमान और जड़त्व में अंतर कैसे बताएंगे? आइए देखते हैं। जड़त्व किसी पदार्थ का ऐसी प्रवृत्ति होती है जो उसकी गति की अवस्था में आने वाले परिवर्तन का विरोध करे, जबकि द्रव्यमान उसके जड़त्व का मापन होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने अपने सारे विषयों का अध्ययन कर लिया। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, सबसे पहले हमने बल एवं उसकी शुरुआती परिकल्पना को जाना और फिर गैलीलियो द्वारा किए गए प्रयोग को देखा और बाद में हमने जड़त्व को समझा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम न्यूटन का प्रथम नियम और संवेग को पढ़ेंगे। तब तक आप इन विषयों के बारे में NCERT भौतिक विज्ञान कक्षा 11
नाम की किताब से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि डिजी7 के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा साइंस का अध्याय बल और गति के नियम। साथ ही 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा फिजिक्स का अध्याय गति के नियम। आइए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे सोशल साइंस का अध्याय जलवायु। साथ ही 11वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अध्याय तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डिजी7 इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।